नमस्कार। NH24 के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ देश की जानी मानी शख्सियत प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं, जो पूरे देश में एक विख्यात समाज शास्त्री के रूप में जिनकी पहचान है और एक लंबा अनुभव उनका सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में रहा है और उनके जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर आज हम विस्तार से उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। सर, आपका जो शुरुआती जीवन है, सारनाथ में आपका जन्म हुआ और उसके बाद आपका बचपन वहीं बीता, तो बचपन की जो मधुर स्मृतियां आपके जेहन में हैं, उन पर थोड़ा सा बातचीत करें। मैं बनारस के एक राष्ट्रीय आंदोलन परिवार में 1950 में जन्मा। तो वो जो परिसर था जहाँ मेरा जन्म हुआ, उसको काशी विद्यापीठ कहते हैं, जो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग असहयोग करके सरकारी विद्यालयों नौकरियों से बाहर निकले थे, उसके लिए उन्होंने स्थापित कराया था जी। तो मेरा बचपन का समय लगभग शुरू के 10-12 साल राष्ट्रीय आंदोलन की कथाओं को सुनते, राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत सत्कार करते और उनसे संस्कार पाने का समय रहा। मेरे दादाजी विश्वनाथ उनका नाम था, वो 1921 में पहली बार गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद से उन्होंने जो गांधी जी के 5 बड़े आंदोलन हुए, हर एक में सत्याग्रही बने और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में आखिरी बार गिरफ्तार हुए थे। उनका ये सारा जीवन यात्रा का क्रम आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद, उसके बाद जयप्रकाश नारायण और गुरु तुल्य उनके लिए भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी, ये एक सिलसिला था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1950 के काल में जो लोग जन्मे, उनके परिवेश में राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता की सुगंध थी और एक नए उत्साह के साथ पूरा समाज नव निर्माण में लगा था। जब मैं 5 बरस का हुआ तो उस समय की भावना के अनुकूल मेरे दादाजी ने जो सरकारी विद्यालय प्राथमिक पाठशाला थी, वहाँ पढ़ने के लिए भेजा। मानी बात है कि उसमें अत्यंत साधनहीन वर्गों के परिवारों से बच्चे आए और उन बच्चों के साथ बड़े होने में आपको जीवन में सादगी, संतोष, सहयोग, इन मूल्यों को सीखने का मौका मिला। और रिक्शे वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, रोज़ की दिहाड़ी पर काम करने वाले, ऐसे परिवारों के बच्चों के साथ जब आप बड़े होते हैं तो आपका जो अनुभव संसार है वो साधनहीन वर्गों को और नज़दीक से देखता है। जो मुझे बचपन की दूसरी बड़ी बात बताने लायक लगती है, वो ये कि हम लोग एक संयुक्त परिवार में थे। हमारी परदादी, दादी, माँ और हमारी पीढ़ी, और ये सभी के सभी राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों, विशेष तौर पर गांधी और नरेंद्र देव का समाजवाद, उनसे प्रभावित थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे परिवार में बच्चों की पिटाई नहीं होती थी और स्त्रियों का बड़ा सम्मान था और जाति की और धर्म की कोई चेतना नहीं थी। तो ये एक मानवतावादी परिवेश था जो हम लोगों को और लोगों से एक तरह से जोड़ने में मदद करता था। बचपन के कपड़े खादी के होते थे और बाज़ार से कोई ख़ास संबंध नहीं है। साल में 2 बार कपड़े बच्चों के बनते थे, होली पर और दिवाली पर। और जो 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन 2 दिनों पर घर में अलग से मिठाई आती थी। तो राष्ट्रीय उत्साह, राष्ट्रीयता की भावना। फिर हमारे पिता खुद बहुत निकट थे जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर लोहिया के। हमारे चाचा लोगों ने उस समय, पढ़ने में ये सभी बहुत अच्छे थे लेकिन आंदोलनों से जुड़े हुए थे। कुछ ऐसा हुआ कि मेरा परिवार राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में होने के बावजूद जब आज़ादी मिली तो कांग्रेस से बाहर आ गए और समाजवादी आंदोलन का वो एक केंद्र जैसा बन गया। तो लगभग 1960 तक राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रतिपक्ष था, जो परिवर्तन को और प्रवाहवान करना चाहता था, बदलाव की बेचैनी से ओतप्रोत था, उससे मेरा बचपन प्रभावित हुआ।
1957 जब मैं 7 बरस का था तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़े और पराजित हुए। लेकिन उस चुनाव अभियान का केंद्र मेरा परिवार, मेरा घर था। 1956 में बनारस में एक पुराना मंदिर है काशी विश्वनाथ जी का। आज़ादी के 10 साल बीत चुके थे और अभी भी उस मंदिर में दलित हिंदुओं का प्रवेश निषिद्ध था। तो एक सत्याग्रह हुआ जिसमें डॉक्टर लोहिया की प्रेरणा से हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन चला और हमारे दोनों चाचा उसमें बारी बारी से सत्याग्रही बने। तो 6 बरस की उम्र में हम उनसे मिलने जेल ले जाए गए और हमने 6 बरस की उम्र में जेल और सत्याग्रह को खुद देखा, महसूस किया। उस आंदोलन के नेता राजनारायण जी थे जो बाद में मशहूर हुए क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी जी को 1971 के चुनाव में मुकाबला किया और 77 में पराजित किया। तो जो बचपन था वो, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित था। हमारी जो कहानियाँ बचपन की थीं वो आंदोलन की, गिरफ्तारी की, सत्याग्रह की, गांधी जी की, चंद्रशेखर आज़ाद की, डॉक्टर लोहिया की, जयप्रकाश की। फिर मैं अपनी पढ़ाई 5 तक की करके सरकारी पाठशाला से आगे की पढ़ाई के लिए एनी बेसेंट द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू स्कूल एक था जो बहुत पहले 1916 वगैरह में बना था। वहाँ हमारे बनारस की ही बात, बनारस में वहीं हमारे परिवार के जो बुजुर्ग थे, हमारे ताऊ जी, पिताजी, चाचा लोग वहीं पढ़े थे। तो परिवार का एक संपर्क होने से वहाँ पढ़ने गया। तो जब मैं 10 बरस का हुआ तो पहली बार अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हुई, क्योंकि जिस स्कूल में मैं शुरू में पढ़ा 5 बरस तक, वहाँ अंग्रेजी के बजाय हिंदी माध्यम से शिक्षा थी। सेंट्रल हिंदू स्कूल में जाने पर एक बड़ा दायरा बना और वहाँ खेल, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, इस तरह के जो कौशल हैं उनका संस्कार मिला। स्कूल में ही जब मैं प्राथमिक शिक्षा ले रहा था तो शायद कक्षा 3 में पहली बार स्कूल की तरफ से मुझे अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता में बोलने के लिए चुना गया। तो जो वक्तृता का अवसर था, वाद विवाद की प्रतियोगिता में जाने का मौका था, वो शिक्षकों के संरक्षण से 7 बरस 8 बरस की उम्र से ही मिलने लगा। तो जब मैं सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ने गया तो वो ज़माना भी सर शिक्षा का नहीं था, वो लड़कों का स्कूल था। लड़कियों का स्कूल भी होता था, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, जहाँ हमारी बहन पढ़ने गई। वहाँ पर फिर वही जाति की कोई चेतना नहीं थी, राष्ट्रीयता का माहौल था। और वो चूँकि महामना मालवीय का बनाया, एनी बेसेंट का बनाया स्कूल था, तो एक उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण हमारे सहपाठियों में, प्राइमरी स्कूल में तो मुसलमान और दलित परिवार के बच्चे थे ही, और प्राथमिक शिक्षा के समय में लड़कियां भी साथ पढ़ती थीं। तो एक स्त्री के प्रति शिष्टाचार, अन्य जाति धर्मों के प्रति सम्मान की भावना, मोटे तौर पर एक समाजवादी गांधीवादी रुझान में समाजीकरण हुआ। हिंदू स्कूल में पढ़ते समय आगे की पढ़ाई का रास्ता लेना था। जो बात मुझे आज तक याद आती है कि भाषा की शिक्षा थी और संस्कृत भाषा के जो शिक्षक थे वो बहुत पारंपरिक शिक्षक थे। वो रटाने में विश्वास करते थे, रामा रामा और रामा, और वो मुझे कभी याद ही नहीं होता था। तो मैंने बिना परिवार की अनुमति के संस्कृत छोड़ दी और नागरिक शास्त्र पढ़ने लगा। वो विकल्प तब हुआ करता था। ऐसे ही जब मैं स्कूल में गया तो नाम लिखने के लिए मौका था। तो मेरा नाम पहले बचपन में कक्षा 6 की पढ़ाई तक पारिवारिक नाम में जाति बोधक अंतिम सरनेम जिसको कहते हैं वो ज़रूर होता था। लेकिन तब तक समाजवादी आंदोलन ने एक अभियान चलाया था जिसका आह्वान था कि लोगों को जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अपने नाम में जाति सूचक सरनेम नहीं रखना चाहिए। तो जो मेरा जाति सूचक सरनेम था वो मैंने बिना किसी की अनुमति के स्कूल का फॉर्म भरते समय हटा दिया। तो जब मेरी कक्षा 6 की अंक तालिका मिली, मार्कशीट, तो दादाजी को दिखाने का रिवाज था उस समय। वही हम लोगों के गार्जियन थे, पिता का कोई बहुत महत्व नहीं रहा, संयुक्त परिवार था। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम तो अधूरा है इसमें। तो हमने कहा नहीं, यही नाम है। नहीं, तुम्हारे नाम में वो नहीं, जैसे हमारे नाम के आखिर में तुम्हारे नाम के आखिर में नहीं है। ऐसा क्यों हो गया, कोई अशुद्धि की है टीचर ने? कहा नहीं, अशुद्धि नहीं की है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने आह्वान किया है कि जाति तोड़ों का काम करना बाकी है
तो लोग अपने जाति सूचक नामों को हटा दें। तो दादाजी ने बगैर किसी ऐतराज़ के उस कच्ची उम्र के उस फैसले का सम्मान किया। तो उस समय सर डॉक्टर लोहिया का मूवमेंट जी हाँ, उन्होंने 1956 में 56 के आसपास सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी जी। 1960 में जाति तोड़ो सम्मेलन पहला किया था जी। और युवाओं का एक संगठन था समाजवादी युवजन सभा जी। जिसके साथ कि हमारे दोनों चाचा घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। हमारे एक चाचा रंगनाथ जी समाजवादी युवक सभा के 1953 में ही अखिल भारतीय संयोजक बनाए गए थे। तो उनके कारण उस समय के तमाम बड़े समाजवादी युवा नेताओं का घर पर आना जाना और पिताजी का सहयोग होने के कारण ज़्यादातर लोगों को हम लोग चाचा ताऊ जैसे संबंधों से जानते थे। इसी तरह से स्कूल की पढ़ाई में अंग्रेजी पढ़ने का नंबर आया, काम आया, तो मैंने अपने बाल बुद्धि से कहा कि अंग्रेजी तो नहीं पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन भी चल रहा था उस समय। तो हमारे दादाजी ने फिर हमको पहले समझाने की कोशिश की, मैं सहमत नहीं हुआ। हमने कहा नहीं, ये तो गांधी जी ने भी मना किया था और लोहिया जी भी कहते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको ठीक से जानकारी नहीं है, वो पढ़ने के लिए विरोध नहीं करते हैं, सार्वजनिक जीवन में उसका वर्चस्व नहीं होना चाहिए। वो अंतर मुझे समझ में नहीं आता। तो उन्होंने फिर हमारे चाचा कृष्णनाथ जी से कहा कि ये तुम लोगों का आंदोलन चल रहा है अंग्रेजी हटाओ का, और उससे इस लड़के पर ये असर आ गया है, अब तुम इसको समझाओ कि स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है और तुम्हारे आंदोलन का लक्ष्य क्या है। तो जाति का प्रश्न, भाषा का प्रश्न, नर नारी समता का प्रश्न, सर्वधर्म समभाव का अभ्यास, ये सब बचपन में ही छोटे छोटे प्रसंगों से हमारे जीवन में एक स्थिर भाव बन गया। मेरी पढ़ाई जब पूरी हुई तभी ये भी उस समय का चलन था कि आप अगर गणित में आपका नंबर अच्छा आता है तो आप विज्ञान की शाखा में जाएंगे, और गणित अगर आपका कमज़ोर है तो आप सामाजिक विज्ञान में जाएंगे। और उस समय तेजस्विता की एक पहचान ये भी होती थी कि बच्चा विज्ञान पढ़ रहा है या विज्ञान की पढ़ाई उसकी छूट गई है। तो उस एक तरह से समवयस्क लोगों के रुझान के जैसा हमको भी विज्ञान पढ़ने का एक तरह से निर्णय लेना पड़ा। हालांकि मेरे मन में तब बचपन से ही समाज विज्ञान के प्रति ज़्यादा आकर्षण था। हमारे परिवार में भी हमारे दो चाचाओं में से एक समाज विज्ञान में और एक अर्थशास्त्र में और एक समाजशास्त्र में काफ़ी तेजस्वी विद्यार्थी माने जाते थे। अब आगे की पढ़ाई में सर आगे की आपकी उच्च शिक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आपने अपने ताऊ स्वर्गीय कृष्णनाथ जी का जिक्र, चाचा जी कृष्णनाथ जी, जी हाँ, हमारे पिताजी 4 भाई थे। जी जी जी। ताऊ जी श्री श्रीनाथ समाजवादी आंदोलन के एक बड़े हस्ताक्षर रहे हैं, थोड़ा उनके जी हाँ, नहीं, वो चारों भाई अपने दौर के बड़े सक्रिय समाजवादी थे। तो इनमें से जो सबसे बड़े भाई थे श्री श्रीनाथ, वो समाजवादी आंदोलन के आचार्य नरेंद्र देव की पीढ़ी के अंतिम महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे, और उस समय जो बिखराव आया तो उनका सक्रिय राजनीति से रुझान घट गया। मेरे पिताजी समाजवादी आंदोलन के दोनों शिखर नायकों जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के प्रति एक जैसा आदर भाव रखते थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ, दूरी हुई लोहिया जयप्रकाश में, तो उन्होंने दोनों से निकट संबंध बनाए रखा। लेकिन हमारे जो उनसे छोटे 2 चाचा थे रंगनाथ और कृष्णनाथ, वो पूरी तरह से लोहियावादी थे। लोहिया जी ने रंगनाथ को तो पार्टी का जो नेतृत्व बनाया, सोशलिस्ट पार्टी बनाते समय, पहले उनको पार्टी का जॉइंट सेक्रेटरी बना के हैदराबाद ले गए और फिर पार्टी का महामंत्री बनाया। तो उतनी कम आयु में 27-28 साल की आयु में वो भारत की सोशलिस्ट पार्टी के महामंत्री बन गए। और सबसे छोटे चाचा कृष्णनाथ जी, वो अंतर्मुखी स्वभाव के शुरू से थे लेकिन तेजस्वी थे। तो डॉक्टर लोहिया ने उनको बनारस से हैदराबाद बुला के जो पत्रिकाएं निकालते थे, जन और मैनकाइंड, उसके संपादक मंडल में उस कम उम्र में रखा। वो अर्थशास्त्र में MA कर चुके थे, और वहाँ से फिर वो मामा बालेश्वर दयाल के साथ आदिवासियों के बीच में काम करने के लिए चले गए, और काफ़ी समय तक उन्होंने आदिवासी आंदोलन में समाजवादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। इस बीच में 3 बार वो जेल गए,
पहले हरिजन मंदिर प्रवेश 1956 में, उसके बाद एक पूरे उत्तर प्रदेश की 1960 में सिविल नाफरमानी हुई। इसमें वो डॉक्टर लोहिया के साथ लखनऊ जेल में बंद रहे। जब डॉक्टर लोहिया के साथ बल प्रयोग किया उत्तर प्रदेश की पुलिस और जेल प्रबंध ने, उसमें उनकी रक्षा करने में बहुत घायल हुए, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुई। और उसके बाद एक तीसरी गिरफ्तारी उनकी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में हुई। तो कृष्णनाथ जी का योगदान वैचारिक मूलतः रहा जी। बाद में वो सत्याग्रह के भी बड़े भारी एक तरह से सिविल नाफरमानी का रास्ता जीने वाले समाजवादी के तौर पर सामने आए। क्योंकि उनके बड़े भाई रंगनाथ जी की अल्प आयु में मृत्यु हो गई और हमारे पिता और ताऊ सक्रिय राजनीति की बजाय एक बराबर स्नेह संबंध बनाए रखते थे, लेकिन राजनीति में नहीं थे। तो कृष्णनाथ जी का सबसे, उनको आयु भी ज़्यादा मिली, सबसे ज़्यादा योगदान माना गया। वो बड़े अच्छे लेखक थे। डॉक्टर लोहिया उनके आर्थिक विश्लेषण के बड़े प्रशंसक थे। और जो लोहिया जी लोकसभा में जब आए 1963 में, उसके बाद के समय में उनका और डॉक्टर लोहिया का बड़ा निकट का संबंध रहा, विदेश नीति को लेकर के, अर्थनीति को लेके, भाषा नीति को लेके, जाति नीति को लेके। क्योंकि कृष्णनाथ जी विचार और आचरण दोनों की एकता के प्रतीक बन गए और बहुत तेजस्वी थे, इसलिए डॉक्टर लोहिया भी उनको विशेष महत्व देते थे। अब सर BHU आप आते हैं? बस जी हाँ, मैं हाई स्कूल मैंने 1965 में किया जी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे बचपन में तेजस्वी होने का मतलब विज्ञान का विद्यार्थी होना था, तो मैं भी पहले प्री यूनिवर्सिटी में, फिर BSc में विज्ञान का विद्यार्थी रहा। लेकिन तब तक 1966-67 का ये समय था, मोह भंग की शुरुआत हो चुकी थी। लोहिया लोकसभा में पहुंच चुके थे, जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो चुका था। 1962 के चीनी हमले से हमारे राष्ट्र का मानमर्दन हुआ था, खाद्यान्न का संकट था और भूख और अकाल का माहौल था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसी समय जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि पहले चीन की लड़ाई नेहरू जी के समय में और फिर पाकिस्तान से हमारा युद्ध 1965 का। इस समय हमारी उम्र 12 से 16 साल के बीच की पूरी हुई और 12 से 16 साल की उम्र के बीच में देश में 2 विदेशी हमले हों, 2 प्रधानमंत्रियों का निधन हो और एक मोह भंग की अति, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के समय में विद्यार्थियों में शिक्षित बेरोजगारी को लेकर बड़ा असंतोष था। वो प्रतिभा पलायन का भी समय था। इंजीनियरिंग के, डॉक्टरी के पढ़ाई करने वाले लड़के लड़कियां रोजगार की तलाश में विदेशों की तरफ पलायन कर रहे थे। तो एक क्षुब्ध युवा पीढ़ी का दौर था और मैं उसका एक सदस्य हुआ। मैं जब पढ़ने के लिए बनारस के और उत्तर भारत के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र काशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए गया, तो उस समय आंदोलन का माहौल था और विश्वविद्यालय में एक अजीब सी घुटन भी थी, क्योंकि छात्र संघ नहीं था जी। और देश में जो असंतोष था उसके जगह जगह ज्वालामुखी फूट रहे थे। 1967 में गैर कांग्रेसवाद की आंधी चली और मैं 16-17 साल की उम्र के बीच का, स्वेच्छा से हमने उस समय के गैर कांग्रेसवादी अभियान में हिस्सा लेना शुरू किया। लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने उस इलाके में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार कम्युनिस्ट पार्टी के 2 बड़े नेता, लोकसभा के लिए सत्यनारायण सिंह और विधानसभा के लिए रुस्तम सैटिन बने। एक टिकट समाजवादी पार्टी के भी एक छात्र नेता विजय बहादुर जी को दिया गया। इन सब में हम लोगों ने सक्रिय काम किया। उसके पहले 1965-66 में जब मैं हाई स्कूल में ही था, तो हम लोगों ने एक युवा संगठन का निर्माण किया, भारतीय युवक केंद्र। और चूँकि अकाल का समय था, अपील आ रही थी कि नौजवानों को साधन इकट्ठा करने में मदद करनी चाहिए, तो हम लोगों ने बनारस के संपन्न परिवारों के मोहल्लों में जा कर के कपड़ा पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि बगल में मिर्ज़ापुर में अकाल की बड़ी समस्या थी। तो एक तरह से मेरे लिए जो पहला सार्वजनिक जीवन का अनुभव था वो अकाल के राहत का काम था। जो पहला संगठन का अनुभव था वो भारतीय युवक केंद्र बनाने का, जिसके ज़रिए कि हम लोग शहर के बड़े विद्वानों को बुला के अपनी उम्र के सहपाठी लड़के लड़कियों की गोष्ठियाँ कराते थे। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति से हमारा संपर्क 1966-67 की
गैर कांग्रेसवाद की आंधी से हुआ। और डॉक्टर लोहिया उस समय देश के सबसे ज़्यादा आकर्षक प्रतिपक्षी आलोचक थे। मेरा, जैसा मैंने बताया कि चूँकि 1957 से उनसे निकट का संबंध था जी। और पारिवारिक रिश्ता जैसा था, हम लोग उनको ताऊ जी कहते थे, लोहिया ताऊ जी, जयप्रकाश जी को बाबा। और मैंने देखा कि लोहिया जी का जो आह्वान है, ये आह्वान समय के अनुकूल है। कांग्रेस ठीक नहीं कर रही है, इसकी नीतियाँ गलत हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अकाल है और भ्रष्टाचार की कहानियाँ आज के पैमाने में तो तब कुछ भी नहीं थी, लेकिन उस दौर में उचित नहीं थी। तो हमने समाजवादी युवजन सभा की सदस्यता ली। ये बीएचयू में पढ़ने के दौरान? बीएचयू में, जब मैं बीएससी में था। जी। और अखबारों में छपा कि एक इकाई बनी है, उसके अमुक छात्र नेता संयोजक बनाए गए हैं। वो अपने समय के बहुत तेजस्वी छात्र नेता थे। बाद में उन्होंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का नेतृत्व किया, देवव्रत मजूमदार। जी। तो देवव्रत मजूमदार को मेरे इस आग्रह से बड़ा ताज्जुब भी हुआ, क्योंकि वो संयोजक तो बन गए थे लेकिन कोई सदस्यता तब नहीं थी। तो मैं बीएचयू का पहला समाजवादी युवजन सभा का सदस्य बना। और फिर हमने डॉक्टर लोहिया को एक पत्र लिखा, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने 1967 के चुनाव के परिणामों पर निराशा प्रकट की और कहा कि जितना देश में गुस्सा है उतना चुनाव में सामने नहीं आया, क्योंकि शायद नौजवानों ने हमारी बात को ठीक से समझा नहीं। तो उसी बयान की प्रतिक्रिया में हमने उनको एक चिट्ठी लिखी कि आपका बयान पढ़ करके बहुत अफसोस हुआ कि आप दुखी हैं इस परिणाम से, लेकिन आपसे मुझे ये कहना है कि आपने विद्यार्थियों और नौजवानों को अलग से कोई ध्यान भी ज़्यादा नहीं दिया जी। तो अगर आपके पास समय हो तो हम बनारस में विद्यार्थियों का एक ट्रेनिंग कैंप करना चाहते हैं, समाजवादी युवजन सभा का। और ये हमारा उनका जो पुराना पत्राचार था वो अलग तरह का था। मैं जब छोटा था तो डाक टिकट इकट्ठा करता था और डॉक्टर लोहिया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के चिंतक थे। तो उनको मैंने चिट्ठी लिखी कि आपके पास बहुत सारे देश विदेश के टिकट चिट्ठियाँ आती होंगी और उन लिफाफों में टिकट लगता होगा। मैं टिकट इकट्ठा करा, मुझे कुछ टिकट आप भेज दिया करिए। तो 2 बार उन्होंने अपने शुभकामना और आशीर्वाद के साथ टिकट भेजे भी थे। तो ये संपर्क तो था पत्र व्यवहार का, लेकिन अब एकदम से राजनीतिक मोड़ आ गया। डॉक्टर लोहिया के सचिव की तरफ से, जो बाद में कांग्रेस के महामंत्री भी हुए, जनार्दन द्विवेदी का एक पत्र आया एकाएक कि डॉक्टर राम मनोहर, उसी चिट्ठी का जवाब था, उसी चिट्ठी जो अंतर्राष्ट्रीय एक अंतर्देशीय पत्र में मैंने उनको लिखा था कि आपको इस तरह से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, युवाओं को, विद्यार्थियों को अलग से समय देंगे तो आपकी बात हम लोगों को बहुत पसंद आती है और हम आपका अनुकरण करना चाहेंगे। तो एक पत्र आया कि आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का एक युवा शिविर के लिए समय मांगा था और मई के अमुक तारीख को डॉक्टर लोहिया आपको कुछ समय दे सकते हैं, आप कब और कहाँ उनका व्याख्यान कराना चाहते हैं। अब ये तो बहुत ही सुखद आश्चर्य का समय था कि उसमें डॉक्टर लोहिया का समय मिलना ही बड़ा कठिन था और बनारस के और उत्तर प्रदेश के नेताओं को बताए बिना हमने सीधे उनसे संपर्क किया था, उन्होंने सीधे हमको समय भी दे दिया था। तो बनारस के उस समय के और देश के बड़े नेता राजनारायण जी और अन्य समाजवादियों को भी कोई जानकारी इसकी नहीं थी और हमने अपने सहयोगियों के साथ एक तैयारी समिति बनाई और पहला शिविर, मैं 16 साढ़े 16 साल का रहा होऊंगा, डॉक्टर लोहिया आए और मुझे तो अनुमान भी नहीं था। काशी विद्यापीठ के सबसे बड़े सभागार में हम लोगों ने उनका भाषण रखा। डॉक्टर लोहिया ने पूरे अपनत्व से और बड़ी खुशी के साथ नौजवानों के शिविर का उद्घाटन किया। न सिर्फ खुद आए बल्कि उस समय के समाजवादी युवक नेताओं को उन्होंने अपने स्तर पर खबर की कि बनारस में कैंप हो रहा है, तुम लोग भी इस लड़के की मदद करो। तो एक बड़ी घटना मेरे जीवन की हो गई, क्योंकि उससे जो उत्तर प्रदेश का और राष्ट्रीय समाजवादी नेतृत्व था उसकी निगाहों में मैं आ गया। इधर बनारस के युवा आंदोलन में भी मेरी अपनी एक अलग पहचान बन गई कि ये कोई ख़ास आग्रह वाला युवक है जिसको डॉक्टर लोहिया का मार्गदर्शन प्राप्त है। उसके बाद तो बीएचयू का जो विद्यार्थी जीवन था वो बहुत उथल पुथल वाला था, क्योंकि उसकी कुछ समय के बाद डॉक्टर लोहिया जी का निधन हो गया 1967 12 अक्टूबर। लेकिन जो दिशा उन्होंने देश को दिखाई थी उस पर देश आगे बढ़ता चला गया। गैर कांग्रेसवाद की आंधी चलती रही और नौजवानों में भाषा नीति को लेकर विद्रोह हो गया।
जिसको बाद में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन कहा गया। मैंने उस बीच में डॉक्टर लोहिया के हमारे शिविर के उद्घाटन के बाद प्रेरित होकर के एक हिंदी व्यवहार में लाओ समिति BHU के विद्यार्थियों की बनाई जी। और उसमें उस समय के तमाम सक्रिय छात्र नेताओं को शामिल किया, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी मेरी थी और मैंने डॉक्टर लोहिया की भाषा नीति के अनुकूल विश्वविद्यालय के प्रशासन में अंग्रेजी का व्यवहार बंद करने और ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई में अंग्रेजी के बजाय हिंदी को प्रोत्साहित करने का ज्ञापन विश्वविद्यालय के नेतृत्व को दिया। मेरे सौभाग्य से उस समय विश्वविद्यालय के रेक्टर एक कन्नड़ भाषी चिकित्सा विज्ञान के आचार्य थे, प्रोफेसर KN उडुप्पा, और उडुप्पा जी ज़्यादा संवेदनशील दिखाई पड़े। उसी तरह से हमारे जो शिक्षकों में, अब कक्षा में पढ़ाई तो अंग्रेजी के माध्यम से होती थी, लेकिन हम लोगों ने जब हाजिरी होती थी तो नाम लिया जाता था और आप यस सर या प्रेजेंट ऐसा कहते थे। हम लोगों ने उसको उपस्थित श्रीमान करना शुरू किया। तो मैं और मेरे एक सहपाठी खाली 60-70 लड़कों की कक्षा में 2 लोग हिंदी में बोलते थे और अध्यापक नाराज़ तो नहीं होते थे लेकिन खुश भी नहीं होते थे, और उनमें से कई गैर हिंदी भाषी शिक्षक भी थे। लेकिन एक माहौल बदलाव का था जो कक्षा से लेकर के सड़क तक अलग अलग मौक़ों पर एक प्रतिरोध का माहौल बढ़ता चला गया। उसी बीच में भारत सरकार ने एक विधेयक पेश किया लोकसभा में कि भारत के संविधान में आज़ादी 1947 में मिली थी, 1949 में विधेयक संविधान पारित हुआ था और ये कहा गया था कि 10 साल अंग्रेजी और हिंदी दोनों सहराजभाषा रहेंगी। उसके बाद की परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय किया जाएगा। ये 67-68 की बात, ये 68-69 की बात। और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। सरकार ने ये विधेयक पेश किया कि अंग्रेजी अभी आगे भी अनिवार्य बनी रहेगी जी। और उसमें उत्तर भारत में बगावत हो गई। उसको भाषा आंदोलन कहा गया जी। विद्यार्थी परिषद के लोगों ने हिंदी आंदोलन कहा, हम समाजवादी लोगों ने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन कहा। जो लोहिया से जुड़े हुए लोग, जो लोहिया से जुड़े हुए लोग थे। और उस समय के तमाम बड़े साहित्यकारों ने हिंदी के सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, महादेवी वर्मा, इन लोगों ने उसका समर्थन किया। उधर दलों के दायरे तोड़ करके कांग्रेस के भी कई बड़े नेता, सेठ गोविंद दास, महावीर त्यागी, और समाजवादियों का और जनसंघ का और कुछ कम्युनिस्ट नेताओं का भी समर्थन मिला। और हम लोगों ने शहर में जुलूस निकाले। अब जुलूस एक दिन तो निकल गया, लेकिन उसके बाद शहर में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा, धारा 44 लगी जी। तो विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते समय पुलिस को लगाया गया और जो लोग कानून तोड़ के बाहर जाना चाहते हैं उनको जेल जाने की चेतावनी दी गई। तो हम लोग सैकड़ों विद्यार्थी गिरफ्तार किए गए। वो मेरी पहली जेल यात्रा हुई 1968-69 में। उस आंदोलन के बाद एक उग्रता का माहौल चारों तरफ आ गया भाषा को लेकर। शहर में जितने अंग्रेजी के साइन बोर्ड थे उस पर अलकतरा लगा दिया गया। कुछ नियॉन लाइट के बोर्ड थे वो तोड़ दिए गए और अंग्रेजी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त माहौल बना। इसी बीच में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विज्ञान अधिवेशन, हर साल एक परंपरा है भारत की, राष्ट्रीय विज्ञान अधिवेशन, नेशनल साइंस कांग्रेस, और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ही करते हैं या करती हैं। तो जब बनारस में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन का तय हुआ तो हम लोगों ने तय किया कि ये अंग्रेजी लादने वाली सरकार की प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हम लोगों के आंदोलन को कुचलने की कोई कसर नहीं छोड़ी, इनको हम काला झंडा दिखाएंगे। ये काला झंडा दिखाने का फैसला विद्यार्थियों का था। उधर समाजवादियों का राष्ट्रीय सम्मेलन होना था, उस सम्मेलन ने फैसला किया कि विद्यार्थियों के साथ हम भी काला झंडा दिखाने के लिए बनारस पहुँचेंगे। तो समाजवादियों और विद्यार्थियों की निकटता का ये बड़ा भारी प्रसंग बना और हम सब उसमें गिरफ्तार किए गए। मैं तब तक छात्र संघ की महासमिति का सदस्य चुना गया और कुछ कारणों से उस समय मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया गया। मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो गई कि हम ऐसी रणनीति बनाएं कि किसी भी कीमत पर इंदिरा गांधी जी को काला झंडा जरूर दिखा दिया जाए। अब वो सब गोपनीय योजनाएं बनी, हम लोग अंडरग्राउंड हो गए, पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तारी का आदेश निकाला, हमारी गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की गई, लेकिन हम लोग अंडरग्राउंड
काम करते रहे और इंदिरा जी जब बनारस आई, BHU आई, तो उनको काला झंडा दिखाने में हम लोग सफल हो गए। और परिसर के बाहर प्रवेश द्वार पर सैकड़ों की तादाद में देश के बड़े बड़े समाजवादी कार्यकर्ता, नेता भी उस आंदोलन में शामिल हुए। फिर हम लोग, ये हमारी दूसरी जेल यात्रा हुई। उसी दौर में मुझे ये स्पष्ट हुआ कि मेरा पढ़ने का जो अभी का कार्यक्रम है ये विज्ञान के विषय है। मैं BSc कर रहा था। मुझे लगा कि मुझे किसी तरह से BSc की पढ़ाई पूरी करके समाज विज्ञान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन हमारे जीवन का मूल तत्व बन गया। विचार गोष्ठियाँ, सेमिनार, सम्मेलन, अभियान, प्रदर्शन। उसी दौर में कच्छ का युद्ध हुआ था और कच्छ के युद्ध में भारत की काफ़ी ज़मीन पाकिस्तान के पास चली गई थी। तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री श्री यशवंतराव चौहान जी थे, उनका काशी में कार्यक्रम हुआ। तो समाजवादी योजना सभा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे पत्र लिख करके संकेत किया कि ये बहुत अनुचित हुआ है, देश की इज्जत का सवाल है, आप लोगों को रक्षा मंत्री को काला झंडा दिखाना चाहिए। तो हमने अपने मित्रों से राय बात करके श्री यशवंतराव चौहान के काशी कार्यक्रम में काला झंडा दिखाने का निर्णय लिया और वो हम लोगों की समाजवादी योजना सभा के कार्यकर्ता के नाते पहली गिरफ्तारी हुई। जैसे ही श्री यशवंतराव चौहान नागरिक प्रचारणी सभा के किसी विशेष कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए खड़े हुए और मुख्य अतिथि श्री पृथ्वीराज कपूर प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे, वैसे ही हम लोग खड़े हो गए अपनी अपनी जगह से 10-12 लड़के, और काला टुकड़ा का कपड़े का ले रखा था, कुछ पर्चे छपवा रखे थे, उसको बांटा और काला झंडा दिखाया। लेकिन नागरिक प्रचारणी के कार्यकर्ताओं ने फिर हम लोगों की बड़ी पिटाई की और स्थिति इतनी अशोभनीय हो गई कि पृथ्वीराज कपूर जी को माइक पर आना पड़ा और कहा कि ये लड़कों को पुलिस पकड़ ले जाए, लेकिन आप पीटिए नहीं, मैं इसको नापसंद करता हूँ। बहुत शर्मिंदा हुए वो लोग, अखबारों में निंदा भी हुई कि ये लड़के क्या कर रहे थे, ये तो देश की ज़मीन के सवाल पर देश की सरकार के रक्षा मंत्री को विरोध प्रकट कर रहे थे, कोई ढेला नहीं मार रहे थे, हिंसा नहीं कर रहे थे, उनको इतना बुरी तरह से पीटा क्यों गया। लेकिन वो समय ऐसा था जिसमें कि उस समय के कांग्रेस के लोग नौजवानों के विद्रोह को दबाने में बहुत अपनी शान समझते थे और उसी समय हम लोगों ने ये पाया कि जो समाजवादी राजनीति कर रहे लोग हैं वो नौजवानों के प्रति एक विशेष आग्रह, एक विशेष अपनत्व रखते, क्योंकि हम लोग तो किसी समाजवादी नेता से पूछ के इस कार्यक्रम में गए नहीं थे। लेकिन जैसे ही खबर हमारी गिरफ्तारी की आकाशवाणी से और तरीक़ों से फैली, राजनारायण जी कहीं दूर के किसी ज़िले में किसी दौरे पर थे, रात भर गाड़ी चलवा करके वो बनारस आए। सुबह हम लोग कोतवाली में बंद किए गए थे, आके हम लोगों को उन्होंने पहले हाल चाल पूछा। हम लोगों में से एक साथी को पुलिस वालों ने उसकी थोड़ी उग्र भाषा के कारण नाराज़ होकर के रात भर अलग कमरे में ले जाके पिटाई की थी, सारी पीठ उसकी नीली पड़ गई थी। राजनारायण जी ने हम लोगों की तो जमानत के इंतज़ाम के लिए लोगों को बुलाया, हम लोग जमानत पर छूटे। उस पिटे हुए नौजवान को लेके वो सीधे उस समय के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता बनारस के कमलापति त्रिपाठी जी के घर गए। वो उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री भी थे और उन्होंने उसके कपड़े, उसका कुर्ता उतरवा के उसकी पीठ दिखाई, कहा आप लोगों ने भी अपनी जवानी में आंदोलन किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी के कहने से, आपकी कभी ऐसी पिटाई हुई थी? आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप स्वराज के वाहक दल के नेता हैं, आज़ादी के बाद की सरकार है और देश की ज़मीन की रक्षा के सवाल पर लड़कों ने खाली काला झंडा दिखा दिया और आपके पुलिस ने इतनी गुंडागर्दी की। कमलापति त्रिपाठी जी का भी बड़प्पन था कि उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना, तुरंत उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों को बुलाया, एक जांच बैठाई और अफसोस भी जाहिर किया कि ऐसा उनकी शासन में हुआ। ये बताने का आशय यही था कि उस समय के माहौल में विरोध को राष्ट्रद्रोह नहीं माना जाता था और विरोध करने वालों को बहुत संयत तरीके से, वैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, जमानत हो गई। लेकिन फिर उसके बाद उसके आगे पीछे उसके समर्थकों, उसके सहयोगियों को प्रताड़ित नहीं किया जाता था। ये समय ऐसा हुआ जब धीरे धीरे मेरी प्रमुखता हो गई विद्यार्थी आंदोलन में, तो छात्र संघ के चुनाव में मुझे समाजवादी योजना सभा का प्रत्याशी बनने का मौका मिला और उस आंदोलन के एक और साथी जो छात्र संघ के महामंत्री थे, टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी थे, बनारस के एक बड़े कथावाचक के लड़के थे और वैचारिक तौर पर गैर राजनीतिक थे।
उनसे हमारा मुकाबला हुआ। और समाजवादियों का एक आग्रह था कि शिक्षा के जो केंद्र हैं उनके नाम में सांप्रदायिक या जातिवादी शब्द नहीं होने चाहिए। और उसमें भारत सरकार ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि बनारस के नाम में से हिंदू यानी काशी हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं काशी विश्वविद्यालय, और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से मुस्लिम शब्द हटा दिया जाए। अलीगढ़ में भी विरोध हुआ, बनारस में भी विरोध हुआ, हिंदू शब्द नहीं हटेगा, हिंदू शब्द नहीं हटेगा। लोहिया इसके समर्थक थे कि शब्द नामों का एक तरह से धर्म सूचक नाम नहीं होने चाहिए। या तो मालवीय जी का नाम उसमें जोड़ो क्योंकि मालवीय जी ने बनाया, या काशी का नाम तो शुरू से है, वो अपने आप में पर्याप्त है। दुनिया के बड़े शिक्षा केंद्रों में कहीं भी धर्म का संप्रदाय का नामकरण में कोई स्थान नहीं रहता। मैंने यही दृष्टि रखी। जब तक हमारे अपने संगठन के दायरे में हम विश्वविद्यालय का नाम काशी विश्वविद्यालय कहते थे, कोई एतराज़ की बात नहीं थी। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा प्रधान पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, तो मेरे जो कार्ड प्रचार के लिए वितरित हुए उसमें सब में काशी विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए आनंद कुमार को अपना वोट और सहयोग प्रदान करिए। और इसको लेकर के हमारे प्रतिपक्षियों ने मुद्दा बनाया और कहा कि ये कार्यकर्ता अच्छे हैं, छात्र नेता अच्छे हैं, इनका व्यक्तित्व ठीक है, लेकिन ये अगर अध्यक्ष हो गए तो विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द हटवा देंगे। और पूछिए इनसे कि हटाने के हिंदू विरोधी करके तो हाँ, बस हमको पेश इसी तरह से किया कि हिंदू विरोधी है। और कांग्रेस का ये विद्यार्थी संगठन था, राष्ट्रीय विद्यार्थी संगठन, नेशनल स्टूडेंट यूनियन NSUI जी, और विद्यार्थी परिषद, दोनों ने मिल करके हमारे प्रतिपक्षी भाई संतोष कपूरिया जी को समर्थन दिया और मैं कुछ थोड़े से वोटों से हार गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि चुनाव परिणाम के कुछ ही हफ्तों के बाद विद्यार्थी परिषद और हमारे छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री संतोष कपूरिया में मतभेद हुआ। वो बात इतनी बिगड़ गई कि विद्यार्थी परिषद के उस समय के सबसे बड़े नेता ने खुद संतोष कुमार कपूरिया को चाकुओं से शिकार बनाया और उनकी हत्या कर दी, कैंपस के अंदर हत्या कर दी, कैंपस के अंदर विपिन बिहारी चतुर्वेदी। और फिर उसकी CBI की जांच हुई जी, और उस CBI की जांच में विद्यार्थी परिषद का वो बहुत बड़ा नेता दोषी पाया गया, उसको फिर आजीवन कारावास की सज़ा हुई। वो एक लंबी कहानी बनी। इसका प्रसंग यहाँ पर इसलिए आया। उसके बाद फिर से चुनाव हुआ क्या अध्यक्ष? नहीं, वही हुआ ये कि छात्र संघ के अध्यक्ष पद के विजयी की हत्या की गई है जी, और ये विद्यार्थी राजनीति का मामला है क्योंकि हत्यारे जो हैं वो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। तो ये एक मांग उठी कि छात्र राजनीति बंद की जाए, छात्र संघ ख़त्म किया जाए। और ये छात्र संघ अभी 4 बरस पहले ही बना था 1966-67 में, वरना 1958 से वहाँ छात्र संघ था नहीं। मैं पराजित नंबर 2 की जगह पाए हुआ व्यक्ति था। उस समय संविधान में छात्र संघ के ये व्यवस्था थी कि अगर किसी कारण से चुना हुआ विद्यार्थी न रह जाए, विदेश चला जाए, नौकरी पर चला जाए या कुछ और हो जाए, तो जो नंबर 2 की जगह पर वोट पाया हुआ है उसको अध्यक्ष बनाया जाए। उसी प्रावधान के आधार पर सभी दलों के विद्यार्थी नेताओं ने फिर मुझसे आके आग्रह किया कि तुमको अध्यक्ष पद की शपथ लेनी चाहिए। और मैं थोड़ा क्षुब्ध था कि मेरे चुनाव के समय में तो आप लोगों ने हमारे प्रतिद्वंदी का साथ दिया था, अब उसको भुगतो जो तुमने किया है। लेकिन फिर यही एक समस्या आ गई कि अगर तुम पीछे हट गए तो छात्र संघ विरोधी जो तत्व हैं प्रशासन के और सरकार के, वो छात्र संघ को नष्ट कर देंगे। तो उसका लिहाज करते हुए फिर मैंने अपनी सहमति जाहिर की। मेरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह से मेरा और विद्यार्थी परिषद का मतभेद शुरू हो गया, क्योंकि शपथ ग्रहण के समय मैंने जब मैं छात्र संघ के चुनाव में उतरा था तभी मेरे मन में इच्छा थी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया BHU के विद्यार्थी थे और हमारे छात्र संघ भवन के मुख्य सदन में सभी राष्ट्रीय नेताओं के चित्र हैं, लोहिया जी का चित्र नहीं है जी। स्वाभाविक है, लोहिया जी का चित्र क्यों होगा जी? वो मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जी के आलोचक थे जी। तो मैंने राजनारायण जी से आग्रह किया था कि अगर मैं शपथ लूँगा तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने कर कमलों से छात्र संघ के सदन में लोहिया जी के चित्र का अनावरण करिएगा। ये बात उस समय के हमारे कुलपति जो कांग्रेस से जुड़े भी थे, कुछ समय पहले तक जवाहरलाल नेहरू के मंत्रालय में शिक्षा मंत्री डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली
उनको उचित नहीं लगी। उन्होंने शपथ ग्रहण कराने के बाद सदन से बाहर चले गए और राजनारायण जी को मैंने एक औपचारिक तौर पर निवेदन किया। उन्होंने बड़ी गरिमा के साथ चित्र का अनावरण किया, भाषण दिया, डॉक्टर लोहिया के योगदान के बारे में बताया। लेकिन उस समारोह का मेरे साथ जो उस समय महामंत्री थे श्री महावीर प्रसाद तारा, वो विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, पूरा पैनल उनका जीता था। अध्यक्ष की तो हत्या हो गई थी, लेकिन महामंत्री तो थे, उन्होंने भी उसका बहिष्कार किया और कहा कि ये निर्णय से हम असहमत हैं, लोहिया का चित्र नहीं लगना चाहिए था। तो मेरा अध्यक्ष पद का कार्यकाल बहुचर्चित हो गया, क्योंकि एक तो मैं सबके आग्रह से दोबारा चुनाव में पराजित होने के बावजूद अध्यक्ष बना। दूसरा, अध्यक्ष बनते ही मैंने समाजवादी विचारक और लोहिया नेहरू विरोधी और इंदिरा विरोधी और कांग्रेस विरोधी लोहिया जी का चित्र लगवाया। वो चित्र राजनारायण जी ने उसका अनावरण किया। मेरा अध्यक्ष काल बहुत विवादास्पद हुआ, क्योंकि जब मैं अध्यक्ष बना तब तक श्री मधुलिमय ने शिक्षा के प्रबंध के लोकतांत्रिकरण का बिल लोकसभा में पेश कर दिया था। उसको देश भर में चर्चा के लिए स्पीकर ने निर्देश दिया कि देश के विश्वविद्यालयों में, मीडिया में चर्चा करो कि मधुलिमय का ये जो बिल है, जिसमें उनका ये कहना था कि विश्वविद्यालय का प्रबंधन अफसर न किया करें, शिक्षा से जुड़े दो तबके हैं, विद्यार्थी और शिक्षक, उनके प्रतिनिधियों की निगरानी में विश्वविद्यालय का प्रबंधन होना चाहिए। उसी मांग को हमने रखा कि एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कहाँ तो वो छात्रसंघ को भी तैयार नहीं थे और कहाँ छात्रसंघ में ये मांग उठ रही है कि एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसे सर्वोच्च नीति निर्माता संस्थानों में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व, उसको इनकार किया और उस पर टकराहट भी हुई। और भी मांगे हमारी थी। हम लोगों का एक आंदोलन का लक्ष्य था कि शिक्षा का जनतांत्रिकरण करो। शिक्षा में गरीबों का प्रवेश बड़ा मुश्किल था, तो हम लोगों का नारा था लोकतंत्र की यही परीक्षा, खुला दाखिला, सस्ती शिक्षा। अगर सुबह की शिफ्ट में जगहें भर गई हैं तो शाम की शिफ्ट चलाओ। अगर विद्यार्थी 10 से 5 या 6 से 9 की पढ़ाई नहीं कर सकता, कोई नौकरी करने की मजबूरी है लड़के लड़की की, तो पत्राचार पाठ्यक्रम चलाओ। ये चीज़ें उस समय यूरोप में प्रयोग के तौर पर हो रही थी, सांध्यकालीन विद्यालय, और उसको फिर विश्वविद्यालय ने माना भी। कुछ विषय ऐसे थे जिसमें प्रयोगशाला की ज़रूरत थी, तो उसमें हम लोगों ने दबाव नहीं किया। केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बॉटनी में, जूलॉजी में तो प्रयोगशाला की एक सीमा है, लेकिन गणित में तो प्रयोगशाला नहीं चाहिए, अंग्रेजी में नहीं चाहिए, समाजशास्त्र में नहीं चाहिए, हिंदी में चाहिए। तो एक सेक्शन और खोल दीजिए। कहाँ तो शिक्षा का अभाव है और शिक्षा की भूख है, और कहाँ मालवीय जी के विश्वविद्यालय में अंग्रेजी राज में जो संख्या थी वही संख्या आज भी है, बढ़ाओ इसको। तो ये सब आंदोलन के मुद्दे थे जिसमें हमको समर्थन भी था। और लेकिन फिर हमारी अपनी तरफ से कुछ बेचैनी थी, तीव्रता थी, और कुलपति हमारे मांग पत्र पर निर्णय लेने के बावजूद कुछ समय के लिए विदेश चले गए। और जैसा विद्यार्थियों का एक उग्रता का स्वभाव होता है कि अब तो फैसला हो गया है, कुलपति हैं नहीं, इसे क्या मतलब, इसको लागू करो। क्योंकि जिसको दाखिला नहीं मिला था वो रोज़ चक्कर लगाता था या लगाती थी। तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप कुलपति के साथ हुए समझौते को लागू नहीं करते हैं, क्योंकि अनमने ढंग से लोगों ने सहमति दी थी, तो जब तक कुलपति नहीं आते हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे, तो हम विश्वविद्यालय को बंद रखते हैं। तो हम लोगों ने पूरे विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी, जो हमारी तरफ से अनुचित काम था। हमको विश्वविद्यालय प्रशासन में इस हद तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाद में तालाबंदी भी एक रणनीति का हिस्सा बन गया। बाद के विद्यार्थी आंदोलनों में जगह जगह तालाबंदी, वो पहली घटना थी। खैर, कुलपति 3 ही 4 दिन के लिए विदेश गए थे, लेकिन 3-4 दिनों में हम लोगों ने पूरे विश्वविद्यालय की तालाबंदी करके हर कैंपस, हर बिल्डिंग का ताला लगा के ताली छात्रसंघ में इकट्ठा कर लिया था। कुलपति आए और उनके आने पर उनका काले झंडे से स्वागत हुआ, उससे वो और क्षुब्ध हुए और फिर हम लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई हुई। लगभग 40 विद्यार्थियों को पहले तो गिरफ्तार किया गया, फिर विश्वविद्यालय से निलंबित किया गया, जांच आयोग बैठा। हमारे निलंबन के बाद स्वाभाविक विद्यार्थियों का प्रतिरोध भी हुआ, कुछ आगजनी हुई, कुछ और घटनाएं हुई, तो हम लोग दोषी पाए गए और हम लोगों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन हम लोगों का भी एक दायरा था संगठन का, और जो देश के अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी नेता थे, उसमें समाजवादी रुझान के जो लोग थे
उन लोगों ने हमारी बड़ी मदद की। ये जो आजकल प्रसिद्ध राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल हैं सतपाल मलिक, वो हमारे समर्थक थे। बाद में सांसद हुए मोहन सिंह, लखनऊ इलाहाबाद के छात्र नेता, लखनऊ के सत्यपाल सत्यदेव त्रिपाठी, दिल्ली विश्वविद्यालय से, यानी कई। तो एक राष्ट्रीय प्रदर्शन भी हुआ हमारे खिलाफ हुए कार्रवाई के निरस्त कराने के लिए। वीवी गिरि जी राष्ट्रपति थे। वीवी गिरि जी खुद मजदूर आंदोलन के नेता थे। उनका स्वभाव बहुत जनतांत्रिक था, लेकिन हम लोगों को तरीका तो मालूम नहीं था, तो हम लोगों ने दिल्ली प्रदर्शन का फैसला किया, लेकिन राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मांगा। हम लोगों को लगा कि जैसे सब जगह प्रदर्शन करने जाते हैं वैसे राष्ट्रपति की अपनी मर्यादा है। कुछ ऐसा हुआ कि इतनी संख्या हमारी थी कि पुलिस जो ड्यूटी पर लगाई गई थी वो रोक नहीं पाई, और हम लोग सीधे राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर गए। 8 घंटे हमारा राष्ट्रपति भवन पर कब्जा रहा, और हम लोगों ने उसको सभा में परिवर्तित कर दिया। फिर वहाँ से हम लोग को स्वाभाविक गिरफ्तार होना ही था। इस दौर में भारत का बांग्लादेश के सवाल पर पाकिस्तान से मतभेद बहुत तीव्र हो गया जी। और बांग्लादेश के निर्माण का, बांग्लादेश यानी पूरी पाकिस्तान में आंदोलन चल रहा था। तो हम लोग जब अपने पक्ष को रखने दिल्ली गए तो सभी लोगों ने सहानुभूति तो प्रकट की, क्योंकि कभी भी बीएचयू के पढ़े विद्यार्थियों का एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व संसद में हुआ करता था। उस समय भी कम से कम 25 लोग बीएचयू से आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी? नहीं, बीएचयू से तो हम लोग निकाले गए थे, हमारा प्रवेश निश्चित था। तो हम लोग आगे शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति विजिटर होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय का। तो अगर आपका कुलपति से विवाद हो गया और शिक्षा मंत्री नहीं सुन रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, विजिटर के यहाँ जाएंगे। उसी नाते हम लोग राष्ट्रपति का हस्तक्षेप मांग रहे थे, लेकिन हम लोगों को फिर समझाया राजनारायण जी ने और समाजवादी नेताओं ने कि इस समय देश बहुत बड़े मामले में उलझा हुआ है, पाकिस्तान और भारत का युद्ध होने जा रहा है, तुम्हारी कौन सुनेगा, तुम लोग इसमें समझौता कर लो। तो हम लोगों ने, जो हमारे आंदोलन के दौरान उग्रता हुई, कुछ शिक्षकों का अपमान हुआ, ज़बरदस्ती हम लोगों ने ताला बंद कर दिया, उस सब के लिए खेद प्रकट किया, और विश्वविद्यालय ने हमारा निलंबन वापस लेकर के हम लोगों को परीक्षा की अनुमति दी। और वो जो 40 लोग परीक्षा के लिए अनुमति मिली, साल भर तो पढ़ाई हुई नहीं थी, हम लोगों को प्रवेश का ही अधिकार नहीं था, कक्षा में जाने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन चूँकि हम उस विषय को पूरी आत्मा से पसंद करते थे, समाजशास्त्र, तो जब इम्तहान का मौका मिला तो जो हमारे साथ और छात्र नेता निकाले गए थे, सब ने अपनी अपनी परीक्षा का काम किया। मैंने भी परीक्षा दी और मुझे स्वर्ण पदक मिला। मैं अपनी कक्षा का टॉपर पाया गया। इस पर बड़ा एक तरह से मजाक भी हुआ कि जिस लड़के को आपने एक दिन पढ़ने नहीं दिया वो गोल्ड मेडल कैसे पा गया। लेकिन उस प्रसंग को छिपाने के लिए उस साल विश्वविद्यालय का वार्षिक उत्सव नहीं हुआ, क्योंकि अगर वार्षिक उत्सव होता तो गोल्ड मेडल कुलपति को हमको देना पड़ता। तो जिस लड़के को आपने निकाला था उसको आप गोल्ड मेडल दे रहे हैं। उस शर्म से बचने के लिए उन्होंने कन्वोकेशन कैंसिल, जबकि उसके 1 साल पहले जो कन्वोकेशन हुआ था उसमें जयप्रकाश नारायण जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। उस आंदोलन के समय हम लोग जयप्रकाश जी के पास भी गए थे उनकी मध्यस्थता के लिए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी बात में मुझे कोई तथ्य नहीं दिखाई पड़ता। आप कह रहे हैं कि कुलपति ने आप लोगों के साथ वादा खिलाफ़ी की। कोई कुलपति क्यों जानबूझ करके अपने विश्वविद्यालय में अशांति पैदा करेगा? तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ की होगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बचपन से ही जयप्रकाश जी का हम लोगों के परिवार में पितामह का स्थान था, तो इसलिए उन्होंने कुछ और ही आग्रह से कहा कि मैं इनको जानता हूं जो आपके अध्यक्ष हैं, और मैं कहूँगा कि आप इस आंदोलन को वापस लीजिए और मैं इसमें आपके साथ कोई सहानुभूति है। वही जयप्रकाश जी 2 साल के बाद जब उन्होंने विद्यार्थियों के बीच में राजनीतिक चेतना का आह्वान किया तो हम सब लोग उनके सिपाही बनकर के मैदान में उतरे और उन्होंने बड़े स्नेह से स्वीकार भी किया। तो जब बीएचयू का कहानी का क्रम एक तरह से पूरा हो गया, क्योंकि समझौते का एक पक्ष ये था कि हम लोगों को इम्तहान देने का मौका तो मिलेगा, लेकिन उसके आगे नतीजा जो भी हो रिसर्च करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ेगा और आप निष्कासित माने जाएंगे। तो उस समय एक नया विश्वविद्यालय दिल्ली में खुला था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। उसका विज्ञापन अखबार में हमने देखा, और उस समय उस विश्वविद्यालय की खूबी ये थी कि उसमें जो भी विद्यार्थी प्रवेश पाएंगे उनको छात्रवृत्ति भी मिलेगी। तो मैं 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, और घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मुझे दिल्ली
निजी पारिवारिक साधनों से पढ़ाया जा सके। जी। उस समय भी खर्चा था, हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा। लेकिन नेहरू विश्वविद्यालय की संभावना ये थी कि अगर आपका दाखिला हुआ तो आपको घर से एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे प्रवेश मिला। ऑल इंडिया कंपटीशन था, इंटरव्यू था, रिटन था, तो हो गया। ये स्नातकोत्तर कोर्स में आप ये 1972-73 की बात है। 72 जी हाँ, तब मैं 22 साल का हो चुका था। तब तक BHU छात्र संघ का अध्यक्ष हो चुका था, समाजवादी योजन सभा का राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बन गया था।